जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आपका जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो रहा है, अगर आप इस पेपर को साथियों क्रैक करना चाहते हैं तो आज की वीडियो साथियों आपके लिए बहुत खास है। क्यों खास है साथियों, ये बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए क्यों खास है। देखिए, आपका जो पेपर हो रहा है साथियों वो जीएस के, उसमें कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? लगभग 40 सवाल पूछे जा रहे हैं और इन 40 सवालों में से साथियों तकरीबन 15 सवाल जो आ रहे हैं वो बहुत आसान आ रहे हैं, यानी कि एग्जामिनर उनको आसान तरीके से पूछ रहा है, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में साथियों मैं आपकी ये 15 नंबर की तैयारी करवाने वाला हूं। मेरा मानना है कि अगर आप 115 ये जो क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, ये सवाल आप लोग देख लेते हैं, इनको तैयार कर लेते हैं, तो 115 में से साथियों 15 में से कुछ नहीं 11 से 12 सवाल आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए साथियों ये एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इन सवालों को साथियों तैयार कीजिएगा। मैं कहूंगा यहां से शर्त के साथ साथियों आपके एग्जाम में सवाल आएंगे। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो साथियों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कार्बेट टाइगर रिजर्व ये कौन से राज्य में, किस राज्य में है? तो मैं कहूंगा ये उत्तराखंड में है, कार्बेट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि भीतरकनिका है ना, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो साथियों ओडिशा में स्थित है, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लीपुतुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है? तो मैं कह सकता हूं साथियों तमिलनाडु में श्रीविल्लीपुतुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है, ये आपको याद रखना है। देखिए, आपके एग्जाम में साथियों कुछ टॉपिक हैं, उनसे सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है, तो मैंने वो सारे टॉपिक के क्वेश्चन साथियों समाहित कर दिए हैं आज की इस वीडियो में। तो ये आप देखेंगे साथियों के कुछ टॉपिक के 3-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4-4 क्वेश्चन ऐसे मैं साथियों आपके लिए लेकर आया हूं, यानी ये क्लास लेकर आया हूं तो कुछ सोच समझ कर लेकर आया हूंगा। इसलिए इन 115 के 115 सवालों को आप लोग साथियों अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहे कि वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो मैं कहूंगा वियतनाम की राजधानी साथियों हनोई है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल की अगर बात करते हैं साथियों ये आपकी ब्राजील की मुद्रा है, आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, इटली की मुद्रा साथियों क्या है मुझे बताइए? तो इटली की मुद्रा साथियों यूरो है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर इनमें से कानपुर शहर जो है ना वो गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। अगला देखिए, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर साथियों बद्रीनाथ शहर स्थित है, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो अगर बात करते हैं साथियों, कानपुर गंगा नदी के तट पर है, पटना भी है, वाराणसी भी है, लेकिन लखनऊ नहीं है। क्यों नहीं है साथियों? क्योंकि ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है? तो स्वर्णिम द्वारका नगर किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहे कि ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो इन दोनों नामों से साथियों न्यूयॉर्क सिटी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में साथियों पूछा जाएगा। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो मैजिक सिटी के नाम से साथियों पता किसको जाना जाता है? मोंटे कार्लो को मैजिक सिटी के नाम से ही जाना जाता है। अगला देखिए, भारत के जुड़वा शहर साथियों कौन कौन से हैं? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। साथियों, अगर आप अपने एग्जाम को वाकई में क्रैक करना चाहते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के, तो आपके लिए कुछ पीडीएफ आपको साथियों दी जा रही है। देखिए, पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी 10 मॉडल पेपर वाली सॉल्यूशन के साथ। जैसा आपका पेपर आ रहा है ना वैसे 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे और हर एक मॉडल में रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, जीके जीएस भी है और सॉल्यूशन के साथों साथ है। और प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे, जो भी अभी तक साथियों एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हो चुके हैं उन पेपर्स के आंसर जरूर देख लेना, क्योंकि यहां से लगभग साथियों 40% कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथियों क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, लगभग 1000 साथियों करंट अफेयर के सवाल आपको दिए जाएंगे। और ये जो पीडीएफ आपको पढ़ाई जा रही है ना साथियों, यही पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। उसके अलावा साइंस के 1 लाइन क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। मेरा मानना है कि अगर आप ये पीडीएफ साथियों एक बार सरसरी निगाहों से एक बार देख लेते हैं तो ये समझ लीजिए साथियों 70% कंटेंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमपी पुलिस पीडीएफ का, उस लिंक पर आप जाएंगे तो वहां से साथियों आप ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं साथियों सिकंदराबाद और हैदराबाद की, तो ये भारत के जुड़वा शहर कहलाए जाते हैं। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक चर्च है सेंट पीटर्स बेसिलिका। तो ये साथियों किस शहर में स्थित है? मैं कहूंगा ये वेटिकन सिटी में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा।
उसके बाद देखिए कह रहे कि रेड स्क्वायर ये कहां पर स्थित है, तो रेड स्क्वायर की अगर बात करते हैं साथियों ये कहां पर स्थित है, ये मॉस्को में स्थित है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट ये कहां पर स्थित है साथियों, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों माउंट एवरेस्ट की, तो ये तो साथियों नेपाल में स्थित है, नेपाल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एफिल टावर ये कहां पर स्थित है, एफिल टावर की अगर बात करते हैं ये साथियों फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये साथियों अगर बात करें हम लोग तो नई दिल्ली में स्थित है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में ही स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ऊंट अनुसंधान संस्थान अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आपको बीकानेर बताना है, क्या आपको साथियों बीकानेर बता देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये साथियों देहरादून में स्थित है, देहरादून आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ये कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। तो ये साथियों हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलंबो किस देश की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है, तो अगर बात करते हैं कोलंबो की, तो ये साथियों श्रीलंका देश की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है कोलंबो, आंसर आपका डी होगा। उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों देखिए नेपाल की मुद्रा का नाम रुपया है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, श्रीलंका में भी रुपया चलता है, लेकिन म्यांमार में रुपया नहीं चलता है, अब नहीं चलता है, तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह के श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी साथियों, अनुराधापुरा जो थी ना, ये श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी थी। अगला देखिए कह के गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, यानी कि गुरुद्वारा पंजा साहिब मैं कहूंगा ये तो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पर स्थित है, बताइए। तो अगर बात करते हैं खजुराहो की, तो ये साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक मुझे चाहिए आपका, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर को क्रैक करना चाहते हैं कम समय में कम मेहनत के साथ कम पढ़कर, तो ये चैनल साथियों आपका सिलेक्शन करवा देगा। बस जो चीजें मैं आपको बताता रहूं, जो चीजें आपको पढ़ाता रहूं, वो आपको साथियों पढ़ते जाना है, ठीक है ना। जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, ये कौन सा महल है, तो ये साथियों हवा महल है, आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा पीवी सिंधु वो महिला है जो लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते थे जिन्होंने, और ये एकमात्र ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी है। अगला देखिए ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है, तो किस खेल में किया जाता है साथियों, एक क्रिकेट के खेल में किया जाता है ऑफ ब्रेक शब्द का इस्तेमाल। अगला देखिए सुल्तान जौहर कप के साथ जुड़ा हो, यानी कि सुल्तान जौहर कप किस खेल में दिया जाता है, मैं कहूंगा साथियों हॉकी के खेल में दिया जाता है सुल्तान जौहर कप। उसके बाद देखिए कहने कि 16 यार्ड हिट शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है, तो ये साथियों फील्ड हॉकी के खेल से संबंधित है, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप इनमें से किस खेल से संबंधित है, तो अगर बात करते हैं साथियों इस खेल की हॉकी के खेल की, तो आपको ये मालूम होना चाहिए हॉकी के खेल में दिया जाता है ये गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये साथियों किससे संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी आपका जवाब हो जाएगा। और अगला देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है साथियों, लुसाने में स्थित है, मैं कहूंगा बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में ही स्थित है। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर की अगर बात करें कौन है, तो इनका नाम साथियों विजय लक्ष्मी है, और विजय लक्ष्मी जी ही भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है। इस सवालों को साथियों आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, यानी कि जो लगभग 15 सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, ये 15 सवालों में से ऐसे साथियों आएंगे 12 से 13 सवाल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध साथियों शतरंज से है, शतरंज आपका यहाँ पर जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो मैं कहूंगा साथियों 21 जून की अगर बात करें तो 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब अगर 26 नवंबर है तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संविधान दिवस साथियों 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन खेल दिवस मनाया जाता है, तो खेल दिवस साथियों 29 अगस्त को मनाया जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों एक बात मैं आपको बता देता हूं, देखिए परीक्षा में आपको कभी भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पर बहुत अधिक समय नहीं देना है,
अच्छा, ये कब आप अधिक समय दोगे? जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। जैसे कि मैं आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो एग्जाम में सवाल आएंगे, तो आप इन सवालों के जवाब बहुत तेजी के साथ दीजिए। अगर आते हैं तो दे दीजिए तुरंत साथियों, कुछ सेकंड में। अगर नहीं आते हैं तो उनको पॉज करके आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हो साथियों, सवाल को एक बार दो बार उसको पढ़ सकते हो, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है ना? चलिए, प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर इनमें से किस पुस्तक के लेखक है? तो किस पुस्तक के लेखक है साथियों? रन्स एंड रोइंस नामक पुस्तक के लेखक है। ये भी अच्छा सवाल है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने द अवस्थीज ऑफ अमनगिरी, है ना, अमनगिरी, ये एक उपन्यास है, इसको लिखा था। तो किसने लिखा था साथियों? शुभा शर्मा ने लिखा था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, शुभा शर्मा इसके लेखिका है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा सुनील गावस्कर की बात चल रही है। सुनील गावस्कर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है साथियों? सनी डेज है। उसके बाद देखिए, कह रही है अनब्रेकेबल, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये तो साथियों मैरी कॉम की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा? ये मैरी कॉम की आत्मकथा है, अनब्रेकेबल। उसके बाद देखिए अगला सवाल, आइडल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइडल्स पुस्तक के लेखक कौन है? मैं कहूंगा सुनील गावस्कर ही साथियों आइडल्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखिए, कह रही है दो महाकाव्य हैं, एक है रघुवंशम और एक है कुमार संभवम। ये दोनों किसकी कृतियां हैं? तो ये दोनों किसकी कृतियां हैं? मैं कहूंगा ये दोनों कालिदास की कृतियां हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी, हर्षचरित, ये वाल्मीकि ने लिखी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी, बाणभट्ट ने लिखी या स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई? मैं कहूंगा साथियों ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, पुस्तक है साथियों हुमायूं नामा, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये साथियों गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल सही है। भारत इनमें से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? ईरान की बात चल रही है। ईरान आपके सवाल का सही जवाब होगा। और प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सोपारा की अगर बात करते हैं साथियों, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र आपका जवाब होगा। कह रहे कि भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, मुंबई की अगर बात करें तो ये भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कोलकाता में स्थित है। कोलकाता आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा साथियों कौन सा है? तो कौन सा है यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, जो लेह हवाई अड्डा है ना, लेह हवाई अड्डे की अगर साथियों बात करते हैं तो ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो रेलवे जोन का मुख्यालय साथियों इनमें से किस जगह पर है? तो हाजीपुर में है साथियों, हाजीपुर आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके आयु वर्ग यानी कि किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों 18 से 70 वर्ष के आयु वाले लोग साथियों पात्र हैं इस योजना के लिए, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, करके स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या किस विभाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मैं कह सकता हूँ साथियों पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया था। तो जो शुभारंभ किया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों शुभारंभ किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है वो साथियों खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हेरोडोटस ने ही भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों, अगर कालीबंगन की बात करते हैं तो इस हड़प्पा युग के स्थल पर ही जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? तो सबसे पुरानी खोज की गई जो माना जाता है वो भिरडाना को माना जाता है साथियों। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो जो साथियों सिंध का बाग कहा जाता है ना, ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को साथियों सिंध का बाग कहा जाता है। अगला देखिए, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है साथियों? तो कालीबंगा का अर्थ क्या? काले रंग की झोपड़ियां होता है? नहीं, काले रंग की चूड़ियां होता है। बिल्कुल सही जवाब साथियों, काले रंग की चूड़ियां होता है, कालीबंगा का अर्थ है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु साथियों किसे माना जाता है? कुबड़ वाले बैल को मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, जो कुबड़ वाला बैल होता है इसको ही सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु माना जाता है।
सबसे पुराना वेद कौन सा है साथियों? सबसे पुराना वेद जो है ना वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध इनमें से किससे है? तो मैं कह सकता हूं इसका संबंध साथियों युद्ध कौशल से है। युद्ध कौशल आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर बात करते हैं साथियों निरुक्त शब्द की, तो निरुक्त आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा वेद साथियों कौन सा है? तो अथर्ववेद है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो मैं कहूंगा धर्मशाला धर्मपाल आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश की अगर बात करें तो साथियों सारनाथ में दिया था। सारनाथ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम भी था, यानी कि कौन सा साथियों नाम था? मैं कहूंगा काकड़म इसको कहा जा सकता था। काकड़म या काकी नाटबोट इसको कहा जा सकता था। उसके बाद देखिए अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो अशोकराम विहार की अगर बात करें तो ये साथियों वैशाली में था। वैशाली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक अगर बात करें तो महापद्म नंद था। कौन था साथियों? महापद्म नंद था। महापद्म नंद आपका जवाब हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी है ना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी आपको मालूम होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही साथियों मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, कह रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? तो जैन धर्म को साथियों अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में। उसके बाद देखिए कह रहे कि कहां पर शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो ये साथियों बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, कह रहे 1853 में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था? क्या आपका जवाब हो सकता है साथियों? मैं कहूंगा बम्बई से थाने तक, मुंबई से पुणे तक या मुंबई से थाने तक। क्या आपका सी जवाब होगा साथियों? है ना, आपका जो जवाब होगा साथियों वो क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर साथियों सी होगा, डी नहीं होगा। बॉम्बे से थाने तक के लिए खोला गया था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो कौन सी विधि विकसित की थी? महालवाड़ी प्रणाली विकसित की थी। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो की थी साथियों वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी साथियों? दादा भाई नौरोजी ने की थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कौन थे। ए.ओ. ह्यूम की अगर बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो बंग भंग के बाद साथियों स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? तो साथियों किस नदी में मिलती है? मैं कहूंगा अलकनंदा नदी में मिलती है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां व्यास चिनाब है, व्यास रावी है, चिनाब रावी सतलुज है, या साथियों व्यास चिनाब रावी सतलुज यमुना है। मैं कहूंगा ये वाला आपका जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी होगा। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का साथियों नाम क्या था? तो इसका नाम साथियों राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान था। भारत के पहले रेल विश्वविद्यालय का नाम आंसर आपका सी होगा। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी की अगर बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस साथियों इसका नाम था। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए साथियों चंद्र ग्रहण तब लगता है। साथियों मैं आपको पूरे 115 क्वेश्चन कराऊंगा तो 115 के 115 क्वेश्चन आप लोग साथियों तैयार करके जाइएगा, बीच से मत जाइएगा। चंद्र ग्रहण जब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में मतलब होते हैं या नहीं होते हैं, है ना। या पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये क्या है साथियों? अधूरी चीज लग रही है, मैं आपको बता देता हूँ। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब होता है जब सूरज पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जब होता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर कहां पर लिखा हुआ है? देखिए सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, ये होना चाहिए, बीच में आ जाता है ना, ये होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा ये भी तो है, सूर्य चंद्र, सूर्य जो है ना ये चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में, ये क्या लिखा हुआ है ना, बीच में आ जाता है। खैर कुल मिला के जो मैंने चीज आपको बताई है वो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह की अगर बात करें साथियों, वाइजर है। कौन सा? वाइजर प्रथम है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है। तो साथियों आपका जवाब जो जाएगा वो बृहस्पति ग्रह के साथ जाएगा। राइट आंसर आपका बी होगा। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है, तो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कौन सा ग्रह स्थित है? मैं कहूंगा साथियों नेपच्यून ग्रह स्थित है। नेपच्यून ग्रह आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। रानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? तो किस फसल की खेती की गई थी साथियों? कॉफी की खेती की गई थी। कॉफी आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये साथियों लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। लौंग आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक की अगर बात करते हैं साथियों तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ही विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। राज्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 6 के अंतर्गत आता है। 6 आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है? तो मैं कहूंगा साथियों भाग 6 को ही, है ना, भाग 6 को राज्य का संविधान कहा गया है। उसके बाद देखिए, किसी भी राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ साथियों संसद के पास होता है। संसद आपका जवाब हो जाएगा इस सवाल का। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवादों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? मैं कहूंगा साथियों उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है? तो इसका आधार क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बिल्कुल सही जवाब साथियों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जवाब हो जाएगा। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो साथियों अमेरिका से हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत हुई थी। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो ये साथियों किससे संबंधित है? ये प्रतिबद्ध न्यायपालिका से संबंधित है, नहीं न्यायिक समीक्षा से, स्वतंत्रता से, जनहित याचिका से। मैं कहूंगा जनहित याचिका से ही साथियों भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए, करेंगे PIL की पूरी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? PIL की तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो है ना ये आपकी PIL की फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए 15 सवाल और बाकी हैं। कह रहे कि अपस्फीति एक स्फीति है जिसमें वस्तु का मूल्य बढ़ता है, नहीं मुद्रा का मूल्य कम होता है, नहीं मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। बिल्कुल साथियों वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ता बल्कि मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष में स्वच्छ नोट नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा साथियों 1999 में की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो साथियों 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, बैरोमीटर का इस्तेमाल इनमें से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो साथियों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का इस्तेमाल। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित करते हैं? तो साथियों क्षेत्रफल से किया जाता है। क्षेत्रफल आपका जवाब होगा। अगला देखिए, रदरफोर्ड द्वारा किए गए किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? तो मैं कह सकता हूं साथियों गोल्ड फॉयल प्रयोग की अगर बात करें, इस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था, है ना। चलिए अगला देखिए, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? तो कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? डी ब्रोगली ने साथियों स्थापित की थी। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए, यानी कि कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ कहा जाता है। तो पता साथियों इसको एक साथ क्या कहा जाता है? इसको अपर रूप कहा जाता है। अपर रूप कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, कांसा मिश्र धातु है तांबे की और किसकी साथियों? मैं कहूंगा तांबे और टिन की है। तो जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत होता है साथियों? 25% होता है। 25% आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो इसका औद्योगिक नाम क्या है साथियों? मैग्नीशियम सल्फेट है। आंसर आपका जाएगा
ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए एटम बम का आविष्कार किसने किया था, तो एटम बम का आविष्कार की अगर बात करते हैं साथियों रॉबर्ट जे ओपनहीमर के द्वारा ही एटम बम का आविष्कार किया गया था। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए यानी कि सिलिका जेल की छोटी थैली अक्सर गोलियां व पाउडर के रूप में दवाइयों की बोतलों में देखते हैं, क्योंकि सिलिका जेल जीवाणुओं को मारता है, रोगाणु और बीजाणुओं को मारता है, नमी को सोख लेता है। बिल्कुल साथियों ये इस नमी को सोख लेता है, यानी कि सिलिका जेल की छोटी थैली अक्सर गोलियां व पाउडर के रूप में दवाइयों की बोतलों में देखते हैं, क्योंकि सिलिका जेल जो है ना ये नमी को सोख लेता है। उसके बाद देखिए रासायनिक यौगिक आरडीएक्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो आरडीएक्स का इस्तेमाल की अगर बात करें एक रचना के रूप में, एक रिएक्टर के रूप में, एक विस्फोट के रूप में किया जाता है साथियों। यानी कि जो आरडीएक्स होता है आरडीएक्स का इस्तेमाल एक विस्फोटक के रूप में किया जाता है। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। टारगेट सिलेक्शन चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आपकी परीक्षा की अगर बात करते हैं साथियों, आपकी परीक्षा जो है ना वो एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, और ये मौका साथियों दोबारा नहीं आएगा। अगर आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया है वो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। 45 रुपीज में साथियों वो पीडीएफ आपको दी जा रही। इसमें आपको जीके मिल जाएगी, इसमें आपको रीजनिंग मिल जाएगी, इसमें आपको मैथ मिल जाएगी, इसमें आपको करंट अफेयर मिल जाएगी, और इसमें आपको साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर ये पीडीएफ आप साथियों एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑल क्लासेस का लिंक भी दे दिया है, उन क्लासेस को भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसके अलावा साथियों जय हिंद का